बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद राजा, लेके आया हूं आपके लिए प्रोग्राम सवाल जवाब विद शाहिद। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बहुत इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम है जिसमें हम आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। प्रोग्राम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मैं एक और बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे आने वाली वीडियोस बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली हैं, तो इसलिए आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियोस टाइम पे मिलती रहें। वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स लाजमी कीजिए ताकि आपको हमारी राय भी पता चले कि आप क्या चाह रहे हो। क्वेश्चन कर सकते हैं, इसके अलावा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो प्रोग्राम स्टार्ट करता हूँ। तो आज का प्रोग्राम हमारा बेसिकली एग्रीकल्चर पे है। एग्रीकल्चर के प्रोग्राम में हम आज जो प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो खैर जो रवायती है वो प्रोडक्ट है, जैसे लाइक दैट अभी हमारे वैसे जो हमारे खिते में है वो गंदम, मूंगफली, सरसों, तारा मीरा वगैरह काश्त की जाती है। लेकिन आज जो हम प्रोडक्ट जो हम लोगों ने चूज़ की है वो है ओलिव। ओलिव उर्दू में वैसे इसको जैतून कहते हैं। बेसिकली ये ओलिव लातानी लफ्ज़ है, लैटिन वर्ड है, और ओलिव का जो लुग़वी मतलब फ्रूट को कहते हैं। तारीख़ में इसकी मैं देखूं तो आज से 60,000 साल पहले इसके सारे कदीमा में इसके फॉसिल्स वगैरह मिलते हैं। मेडिटेरियन सी, बहरा रूम जो इटली, स्पेन और ये इर्द गिर्द के जो हैं वहाँ पर 7,000 साल पहले इसकी काश्त शुरू हो गई थी। मिनानो तहज़ीब है एक। मिनानो तहज़ीब में आज से 3,000 साल कबल अज़ मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले तो उन्होंने बाकायदा तौर पे इसको कमर्शियल तौर पे यानी कि तिजारती सतह के ऊपर इसको काश्त करना शुरू किया था। तो ओलिव जो है बेसिकली जिन खितों में पाया जाता है वो मैं आपको बता देता हूँ। मेडिटेरियन सी है, उसके इर्द गिर्द इटली, स्पेन, यूरोपियन यूनियन के जितने भी हैं उनमें हो गया। हमारे अगर आप इस पर मिडिल ईस्ट में देखो तो सीरिया है, इजिप्ट है, तुर्की, वहाँ पर भी पाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे जनूबी अमेरिका है, जनूबी अफ्रीका है और बहुत सारे अदर कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हॉलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर ये पाया जाता है। ओलिव का जिक्र जो है वो कुरान पाक में, अगर मैं इस्लामी रवायत में देखूँ तो कुरान पाक में 7 दफ़ा है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ओलिव पे काफ़ी कहा है कि इसको इस्तेमाल में लाएँ। कुरान पाक में इसकी तारीफ़ कीमती फल के तौर पे ली गई है। ओलिव जो है बहुत सारी बीमारियों में इफ़ेक्टिव है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मसाज के तौर पे यूज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। जैसे आपको बहुत सारी बीमारियों में बता दूँ, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, हार्ट डिजीज़ के लिए अच्छा है, डायबिटिक डिजीज़ के लिए अच्छा है। इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियां उनके लिए बहुत अच्छा है, जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तभी मैं आपको इतना बता दूं कि मिडिल ईस्ट में अगर आप देखें तो अरब कंट्रीज़ में तो ओलिव का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी काफ़ी हद तक ज़ोर दिया है, तो इस वजह से वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हर खाने में उनका ओलिव इस्तेमाल हो रहा होता है। पाकिस्तान की जब तक मैं बात करूं तो पाकिस्तान में 1986 में इटली की गवर्नमेंट के साथ मिलके फर्स्ट टाइम ओलिव को काश्त किया गया, और बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, फाटा और पंजाब में इसको कामयाबी से काश्त किया गया। पंजाब में मैं जिस खिते में खड़ा हूं जहां पर फुटवार का इलाका है ये, और कलर कहार में मैं इस वक्त मौजूद हूं, तो मैं अपने मेहमान से मज़ीद पूछूंगा कि कौन से ज़िले जो पठवार के हैं वो वहाँ पर काश्त की जा सकती है ओलिव की। ओलिव का 1986 में जब ये स्टार्ट हुआ तो आज तक 2,80,000 फार्मर इससे उन्होंने फार्म्स बनाए और तकरीबन 2,800 एकड़ पर इसकी कामयाबी से इसको काश्त किया गया। तो प्रोग्राम शुरू करने के लिए मैं अपनी मज़ीद जो अपनी मेहमान से रहनुमाई लूँगा कि ओलिव को किस तरह उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि कैसे काश्त किया जाता है, उसके बारे में कौन कौन सी डिजीज़, उनकी रेमेडीज़, पानी कितना देना चाहिए, ये सारा चीज़ें हम अपने मेहमान से पूछेंगे। हमारे मेहमान आज के हैं जनाब उज़ैर मलिक साहब। आप जनरल मैनेजर हैं अल नूर
ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, और यहाँ पर जो उनका फार्म है उसका नाम है अलनूर एग्रीकल्चर फार्म कलरकहार में, और ख़ुद ये जनरल मैनेजर हैं यहाँ पर, और MSc हॉर्टिकल्चर्स हैं, ऑलिव पे बहुत एक्सपर्ट हैं। तो आइए हम अपने मेहमान उज़ैर मलिक साहब से मिलते हैं। तो चलते हैं अलनूर एग्रीकल्चर के जनरल मैनेजर उज़ैर मलिक से मिलने। इस वक्त हम उज़ैर साहब के साथ हैं। आप जनरल मैनेजर हैं अलनूर एग्रीकल्चर फार्म के, और ऑलिव एक्सपर्ट हैं। तो आज इनसे हम पूछेंगे कि ऑलिव्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जो हम चाहते थे आप लोगों के लिए, ताकि आपको पूरी ऑलिव्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिले। तो अब बातचीत शुरू करते हैं। उज़ैर साहब, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि ऑलिव के लिए किस किस्म की ज़मीन चाहिए, माहौल कैसा होना चाहिए? क्या हमारी जो इधर फुटवार में इतनी मौजूद हैं ज़मीन के यहाँ पर ऑलिव की काश्त की जा सकती है, या पूरे पैन पाकिस्तान में यहाँ पर भी कोई भी किसी भी ज़मीन पे काश्त किया जा सकता है इसको? सर इसके बारे में हमारे नाज़रीन को इन्फॉर्म शाह साहब, आपने इनिशियल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात होती है वो ये है कि आप सबसे पहले ज़मीन सेट करें कि कहाँ पे ऑलिव हो सकता है। आप इतनी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप लगा लें किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे इसको क्लाइमेट या साइल सूट ही नहीं करती। तो साइल के हवाले से जब बात करें तो ऑलिव्स जो है ये ज़्यादा मॉइस्चर को लाइक नहीं करता। ऑलिव्स हेट मॉइस्चर। अच्छा। ये अच्छी ज़मीन जो वेल ड्रेन्ड, बारिश हो या पानी लगाएं, पानी उसमें से सीप डाउन हो जाए, नीचे बह जाए, उस ज़मीन पे हो जाएगा। ऐसी ज़मीन जहाँ पे पानी खड़ा हो जाएगा बारिश का, या वैसे आप उसको इरिगेशन करते हैं पानी खड़ा होता है, तो वो ऑलिव्स को ज़मीन सूट नहीं करेगी। तो साइल के हवाले से ये है। तो माहौल के हवाले से अगर बात करें तो इसमें टम्परेचर आता है पहली चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसकी ग्रोथ के लिए भी, ऑलिव्स के फ्रूट ग्रोथ के लिए भी। नेक्स्ट इसमें जो फ्रूट सेटिंग है, फ्लावरिंग है, फ्रूट सेटिंग है, देन फ्रूट डेवलपमेंट है, फिर उसकी फ्रूट की जो राइपनिंग है, फिर लास्ट स्टेज पे जो इसके ऑयल कंटेंट्स बनते हैं, ये सब डिपेंड्स करता है टेम्परेचर पे। सही। अब कौन सा टेम्परेचर सूट करता है ऑलिव्स के लिए? ये विद स्टैंड कर लेगा टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर 45 डिग्री तक भी स्टैंड कर लेगा, ठीक है। और इसका लोएस्ट टेम्परेचर जो है ये -7 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए। अब बीच की बात आती है कि इसको टेम्परेचर चाहिए कौन सा। तो एनुअल मीन टेम्परेचर जो है ऑलिव्स की जो रिक्वायरमेंट है वो है 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अगेन 15 से 20 सेंटीग्रेड के अंदर ये, लेकिन एवरेज एनुअल टेम्परेचर, नॉट डे नॉट फॉर मंथ, सही एवरेज टेम्परेचर, सही, ठीक है। 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी ये चला जाएगा, कोई इशू नहीं है, लेकिन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। -7 डिग्री तक भी अगर चला जाएगा कोई इशू नहीं है, लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन। अगर लॉन्ग ड्यूरेशन तक ये टेम्परेचर हायर और लोअर टेम्परेचर रेंज मेंटेन रहेंगे तो फिर इसकी प्रोडक्शन और जो ऑयल कंटेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे। सही है। तो ये जो हमारा फुटवार खिता है, ये आपका इसके बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र आ रहा है। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ के फुटवार के खिते के अंदर कि जिनमें ऑलिव का ज़्यादा यानी कि प्रोडक्शन की जा सकती है? जी शाह साहब, इसमें अगर पोठोहार रीजन के हवाले से बात की जाए तो बेसिकली 5 डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल किए गए थे। जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एक ऑलिव प्रोजेक्ट लॉन्च किया था ऑलिव वैली के नाम से, या ऑलिव प्रोपोगेशन उसमें था प्रोजेक्ट। तो उसमें 5 डिस्ट्रिक्ट शामिल किए गए थे पोठोहार रीजन के अंदर। चकवाल, झेलम, रावलपिंडी, अटक, खुशाब, और इसमें नेक्स्ट अब जो है एक डिस्ट्रिक्ट और ऐड कर दिया गया है, लेकिन पोठोहार में नहीं आता, लेकिन ऑलिव रीजन में ऐड कर दिया गया है, वो है डिस्ट्रिक्ट मियांवाली। सही। तो खुशाब का जो एरिया है, मतलब जो उसका ये ऊपर चकवाल साइड का एरिया है, ये इसमें शामिल होगा। जो दूसरी साइड का एरिया है डीप वाला, वो इसमें शामिल, जो मैदानी अगर इलाका कहा जाए तो वो उसमें नहीं हो सकता। जो ऊपर अगर आप कहें साल्ट रेंज से थोड़ा सा ऊपर जो एरिया है, जिसमें यानी कि कहा जाए कि पहाड़ी जो एरिया थोड़ा सा, तो वो इसके लिए मौजूद है। सही होगा। तो सर अगला क्वेश्चन मेरा ये आ जाता है कि चलें एक बंदा है, उसके पास ज़मीन है 1 एकड़ के करीब मौजूद है, ठीक है सर। उसका ये इसको इख्तियार करना बन गया कि जी मैं ये अपना पेशा शुरू करता हूँ, इसको लगाता हूँ, एक फार्म बनाता हूँ, तो प्लांट कहाँ से लेगा? ये इसकी यहाँ पर तो
इसके पूरे प्लांटेशन कहाँ से मिलेगी, पौधे कहाँ से मिलेंगे, तो इसका कुछ थोड़ा सा बताइएगा ताकि वो उनको गाइडलाइन मिल बहुत जाए। अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि सबसे पहली जो हमारी चॉइस थी सॉइल की थी, ज़मीन की थी कि हम ज़मीन या क्लाइमेट कौन सा सिलेक्ट करें। वो चीज़ें सिलेक्ट होगी तो उसके बाद आती है प्लांट सिलेक्शन। ठीक है, अब प्लांट सिलेक्शन ऐसी होनी चाहिए, एक तो वैरायटी डिपेंड करती है कि हमने वैरायटी कौन सी लगानी है। उसमें वैरायटी डुअल भी हैं, ऑयल वाली वैराइटीज़ भी होती हैं और टेबल वैराइटीज़ भी होती हैं। अच्छा, ठीक है, वो इसमें दोनों किस्म की वैरायटी, दोनों अलग-अलग। अगर आप ये नाज़रीन आपने ख़ास तौर पे ज़ैद साहब बता रहे हैं कि 2 किस्म के मिलते हैं प्लांट, ठीक है, जिसमें से एक ऑलिव ऑयल निकलता है और दूसरा टेबल के लिए। टेबल में इसलिए मैं आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई कर देता हूँ, ज़ैद साहब थोड़ा सा रहिए, ओके, कि क्लैरिफाई कर देता हूँ कि जैसे पिज़्ज़ा में इस्तेमाल हो रहा है, अचार, जैम्स, इनमें आप चीज़ों में इस्तेमाल करते हो, तो उसके लिए प्लांटेशन आपकी अलग लेनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें आप क्लियर कर लें। तो जी सर, आगे थोड़ा सा ब्रीफ करते जाइएगा। वैरायटी सिलेक्शन होगी, वैरायटी सिलेक्शन, उसके बाद आप देखें कि आपका जो नर्सरी है वो कौन सी ऑथेंटिक नर्सरी है। क्योंकि प्लांट आपको सर्टिफाइड प्लांट मिलेगा तो फिर आपका इतना एक्सपेंस करने का, आपका कमर्शियल जो प्रोजेक्ट आप रन करने जा रहे हैं उसका कोई एडवांटेज होगा। अब पहला सोर्स इसका जो है वो गवर्नमेंट है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट चकवाल के अंदर बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट मौजूद है। ठीक है, ठीक, वो खुद प्लांट प्रोपोगेशन भी करते हैं ऑलिव्स की। ठीक है, जदीद टेक्निक्स के थ्रू, टिश्यू कल्चर के थ्रू, और जो कन्वेंशनल टेक्निक्स होती हैं कटिंग्स वगैरह उससे भी करते हैं, और उनके पास प्लांट्स अवेलेबल होते हैं। सही, गवर्नमेंट सोर्स है। उसके अलावा प्राइवेट सोर्सेज भी हैं, डिफरेंट मौजूद हैं पंजाब के अंदर या कंट्री पाकिस्तान में डिफरेंट प्राइवेट सोर्सेज मौजूद हैं जहाँ से ऑलिव्स प्लांट्स लिए जा सकते हैं। थर्ड सोर्स कि आप इंपोर्ट करें बाहर से, क्योंकि अभी जितनी कल्टीवेशन हो रही है पाकिस्तान में ऑलमोस्ट ये इंपोर्टेड प्लांट्स हैं। तो इंपोर्ट कहाँ से करवाते हैं? इटालियन है या स्पेनिश है। स्पेनिश है। 2 कंट्रीज़ के जो प्लांट्स हैं वो मोस्टली यहाँ पे अभी प्रोजेक्ट्स के अंदर तो डायरेक्ट हमें स्पेन या इटली से ही रब्ता करना पड़ेगा और उन्हें अपनी रिक्वायरमेंट बताएं, हमें ये वैरायटी चाहिए, इतने प्लांट्स चाहिए, वो जो है डायरेक्टली इंपोर्ट। यानी कि 3 जगह मौजूद होगी, एक गवर्नमेंट, एक प्राइवेट, कोई जो मौजूद है, थर्ड हमारी इंपोर्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, राइट हो गया सर जी। तो अब हम लोगों ने प्लांट ले लिया, ठीक है, सही है। अब उसके बाद अगला काम कितना होता है कि जी कि हम लोगों ने उसके लिए पानी वगैरह का इंतज़ाम, उसका पूरा कौन से मौसम में इसको काश्त करना चाहिए। ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम होगा, जैसे गंदम हम लोग एक स्पेसिफिक टाइम में काश्त करते हैं, मूंगफली हम जहाँ पर अपनी एक स्पेसिफिक टाइम में काश्त करते हैं, तो इसके भी कुछ स्पेसिफिक टाइम मौजूद है। नो डाउट टाइम मौजूद है, ठीक है, लेकिन इस ऑलिव्स प्लांट को थ्रू आउट द ईयर्स आप कर सकते हैं एक्सेप्ट वेरी हॉट मंथ ऑफ द समर। ठीक है, जिसमें मई, जून, जुलाई, ठीक है, ये मंथ थोड़ा अवॉइड कर लें। उसके अलावा जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, हम इसको साल के किसी भी मंथ में प्लांट कर सकते हैं। उसके लिए हमें केयर क्या करनी है कि हम एक प्रॉपरली उसको लगाएं, ट्रेंड बंदों के थ्रू लगाएं। दूसरा, उसकी जो इनिशियल इरिगेशंस हैं, जो हमने वाटरिंग करनी है, उसका ख़ास तौर पे ख्याल रखें। हम उसको इनिशियल स्टेजेस पे ड्राई ना होने दें। अगर हम प्रॉपरली उसको इरिगेट करते रहेंगे, वाटरिंग करते रहेंगे, तो हमारा प्लांट इन 3 महीनों के अलावा साल के किसी मंथ में भी लगाया जा सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर इंतहाई बेस्ट आप मौसम की या मंथ की बात करते हैं, तो वो जो अगस्त सितंबर की इसकी प्लांटेशन होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। उसमें मॉर्टेलिटी रेट जो होता है वो बहुत कम होता है। आइडियल जो है वो ये टाइम आइडियल, बाकी भी हो जाएगा लेकिन उसमें मॉर्टेलिटी फेस करनी पड़ेगी। सही। तो थोड़ा इसके क्वेश्चन में एक और इजाफा हो गया कि पानी का अगर आपने बीच में जिक्र किया, तो पानी दिन में कितना देना चाहिए, या महीने में, या हफ्तों में, या इसका कोई टाइमिंग है कि कितना होना चाहिए पानी का? पानी एक अगर प्लांट लग गया, ठीक है, उसको पानी का किस तरह दिया जाता है ताकि उसको, ठीक, पानी का जो तलक है शायद साहब वो होता है फिर पहली बात सॉइल के साथ, दूसरा उसका जो लोकल क्लाइमेट है उसके साथ। सही, कि आपकी सॉइल किस तरह की है। अगर वो सैंडी सॉइल है तो पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। अगर सॉइल क्लियर करता जाऊँ, मिट्टी को कहते हैं, सही है। थोड़ा सा ये मैं नाज़रीन जो इंग्लिश में सॉइल को मतलब का नहीं समझ पाए, वो उनको मैं बता देना चाहता हूँ, मिट्टी को कहते हैं सॉइल, ठीक है जी सर। क्लाइमेट कहते हैं मौसम को, जो मौसमियाती जो माहौल है, जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है उसको माहौल, यानी कि ठंड है, गर्मी है, कौन सा है, ये इस तरह है।
जी सर। सॉइल पहली मैंने बताई कि वाटर रिक्वायरमेंट डिपेंड करेगी सॉइल पे, दूसरा करेगी क्लाइमेट पे। क्लाइमेट पे फिर डिफरेंट फैक्टर आ जाते हैं, उसमें है टेम्परेचर है, विंड स्पीड है, ह्यूमिडिटी है, ठीक है। ये डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जब हम वाटर रिक्वायरमेंट कैलकुलेट करते हैं। सही, ठीक है। तो हम एरिया के लिहाज से देखेंगे कि किस एरिया में ऑलिव्स ग्रो किया जा रहा है, उसकी सॉइल क्या है, उसका क्लाइमेट क्या है, उसके बाद हम एग्जैक्ट उस प्लांट की वाटर रिक्वायरमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। अगर जनरली देखा जाए तो इसको समर के अंदर वीकली इरिगेशन मस्ट है, जब पौधा स्टेबल हो जाए, उसकी रूट स्टेबल हो जाए। लेकिन अगर नया पौधा लगा हुआ है तो उसको डेली, अगर डेली नहीं तो हर सेकंड दिन इसकी इरिगेशन ज़रूरी है, जब तक कि वो पौधा अपने आप को स्टेबल नहीं कर लेता सॉइल के अंदर। सही। नाज़रीन क्लियर करता जाऊँ कि नया पौधा या तो रोज़ लगाएं, उसको पानी दें, अगर एक दिन नहीं दे सकते तो दूसरे दिन, नहीं तो एक हफ्ते तक लाजमी पानी देना चाहिए। जी सर, आगे कुछ और इसके बारे में बता। वो ये पानी का अगर बात अच्छा हो रही सर, मुझे एक और बात पूछनी है कि ये अगर आपने सारा यहाँ पर पाइपिंग की हुई है, सारा कुछ उसके नीचे पानी वगैरह आप दे रहे हो, जी जी, गवर्नमेंट का मैंने सुना है कि ये भी इन्वॉल्व होती है, जैसे 1986 में इन्होंने शुरू किया था इटली के साथ। Exactly. तो क्या अभी भी गवर्नमेंट कोई फिनांस करती है फार्मर को कि वो उसको फार्म को बना सके, या टोटली वो अपने ऊपर ही ये सारी इन्वेस्टमेंट लेके चलेगा, या गवर्नमेंट भी उसको कोई थोड़ी बहुत सपोर्ट करती है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑलिव्स की सर, तो ऑलिव्स के हवाले से गवर्नमेंट जो है बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो एड कह लें, सब्सिडी कह लें, वो दे रही है। डायरेक्ट फाइनेंस नहीं करती इन कैश, ठीक है, फाइनेंस नहीं करेगी, लेकिन सब्सिडी देगी। ठीक है। सब्सिडी से पहले अगर देखें तो ये जो प्लांट्स की बात हो रही थी, अगर गवर्नमेंट सोर्स से आप लेंगे और 5 एकड़ पे प्लांट लगाएंगे, वाटर सोर्स आपका अपना होगा, वाटर लगाने की जिम्मेदारी अपनी होगी फार्मर की। 5 एकड़ पे लगाएं तो गवर्नमेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्लांट प्रोवाइड करेगी। सही। ये इदारा चकवाल के अंदर बारानी एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिर्फ आपको पौधे जो हैं वो फ्री दे देगी, और पानी जगह जो है वो आप फिर जो पानी 5 एकड़ के पानी लगाने के लिए जो सिस्टम होता है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम या दूसरे डिफरेंट सिस्टम मौजूद हैं, जी जी, जिसमें वाटर स्टोरेज से लेके, वाटर रिजर्वायर से लेके, उसका जितना सक्शन सिस्टम होता है, ड्रिप रनिंग सिस्टम होता है, फिर उसकी इंस्टॉलेशन होती है प्लांट्स के साथ। इस सिस्टम के अंदर जो है गवर्नमेंट वो 60-40 रेशो से सब्सिडाइज करती है फार्मर को। 60 गवर्नमेंट देगी, 60 गवर्नमेंट देगी और 40% फार्मर देगा। तो ये एक बहुत बड़ी जो है गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है फार्मर्स के लिए जो इंटरेस्टेड हैं ऑलिव्स में। यानी कि अगर मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँ नाजरीन के 60% जो है वो नॉन रिफंडेबल है, यानी कि वापस नहीं करना। नो, यानी कि आपने गवर्नमेंट ने आपको दे दी है, उसको पूरे आपको मटेरियल दिया, उसने कैश नहीं दिया, मटेरियल कास्ट में मटेरियल कास्ट दी है उसने, मटेरियल आपको लेके दे दिया है। 100 रुपये में से यानी कि 60 रुपये जो हैं वो गवर्नमेंट ने दिए, 40 रुपये आपके लगे। तो इस तरह यानी कि टोटल अगर आपका खर्चा है 1 लाख का, तो उसमें से 40,000 आपका, 60,000 आपको गवर्नमेंट देगी, जो नॉन रिफंडेबल है, यानी कि आपने गवर्नमेंट को वापस नहीं करना। ऑलिव्स के ट्रीज़ आपको वैसे ही फ्री में मिल गए। तो सिर्फ आपको जगह चाहिए, 40,000 रुपये चाहिए, और आप एक प्लांट का थोड़ा सा छोटा सा एक फार्म बना सकते हैं। तो सर आपको एक बात पूछना चाह रहा हूँ कि 1 एकड़ पे कितने पौधे लगे होंगे टोटल? कोई ऐसा कुछ अंदाज़ा, कोई एवरेज है? अंदाज़ा बिल्कुल इसकी एग्जैक्ट जो है कैलकुलेशंस हैं। अच्छा, एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, इसकी डायमेंशंस हैं। ठीक है। डिफरेंट जो डायमेंशंस हैं वो फिर एरिया को देखा जाता है कि किस एरिया में लगाया जा रहा है, प्लेन पे है या वो स्लोप पे है, इंक्लाइन पे है, उसके लिहाज से इसकी जो स्पेसिंग है प्लांट टू प्लांट और रो टू रो, वो स्पेसिंग डिफाइन की जाती है। फिर उसमें देखा जाता है कि उस एरिया में सनशाइन किस तरफ से है, सही, सूरज ज़्यादा टाइम किस तरफ से पड़ता है, चूँकि इसमें इसको प्लेंटी ऑफ सनशाइन चाहिए होती है। ठीक, ऑलिव्स को प्लेंटी ऑफ सनशाइन्स रिक्वायर्ड है। ठीक है। दूसरी चीज़ में देखी जाती है, थोड़ा सा उर्दू में इसको ब्रीफ कर देंगे, प्लेंटी ऑफ सनशाइन को। एग्जैक्टली, कि इसको जो सूरज की रोशनी है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में चाहिए होती है, इसकी जो फ्रूट ग्रोथ है या प्लांट ग्रोथ है उसको प्रॉपर डेवलप करने के लिए। सही, ठीक है। तो ये देखते हुए कि किस साइड से, दिन के कितने हिस्से में किस साइड से सूरज की रोशनी ज़्यादा आ रही है, ठीक है, वो देखना होता है जब आप अपना फार्म डिज़ाइन कर रहे हैं। दूसरा, हवा का रुख देखना होता है कि किस साइड से आपकी हवा ज़्यादा आ रही है। ठीक है। अगर कम हवा है आपकी, बिल्कुल वो एक बंद सा एरिया है, तो वहाँ पे स्पेसिंग ज़्यादा रखनी पड़ेगी। अगर आपका तेज़ हवा का एरिया है वहाँ पे स्पेसिंग कम रख सकते हैं, क्योंकि अगर स्पेसिंग कम होगी, हवा भी कम होगी, तो इसमें डिजीज़ चांस ज़्यादा होता है, हवा क्रॉस नहीं करेगी तो डिजीज़ इन्फेस्टेशन जो है वो ज़्यादा होती है। फिर जब बात आती है इसकी डायमेंशंस की,
तो ये प्लांट टू प्लांट और रो टू रो यानी पौधे से पौधे का फासला और कतार से कतार का फासला जी। वो 15 फीट भी रखा जाता है स्क्वायर सिस्टम में। ठीक है, मुरब्बा सिस्टम, एक मुरब्बे में मुरब्बा सिस्टम, ठीक है, 15 फीट हर साइड से, हर साइड से। ठीक है। अगर इस डायमेंशन पे लगाएंगे प्लांट्स तो 1 एकड़ के अंदर 193 प्लांट आते हैं, ठीक है। दूसरी डायमेंशन इसकी है 18 बाई 18, वो स्क्वायर सिस्टम है यानी 18 फुट हर साइड से, ठीक है, ठीक है। उस सिस्टम से लगाएंगे तो 143 प्लांट्स आते हैं 1 एकड़ के अंदर। थोड़ा सा फासले पे लगने की वजह से वो कम हो गया, ऐसा ही है। तो नेक्स्ट जो डायमेंशन है वो है 20 फीट यानी 20 प्लांट टू प्लांट और 20 ही रो टू रो। उस सिलसिले से लगाएंगे तो 103 प्लांट आते हैं 1 एकड़ के अंदर, ठीक है। तो फिर इसकी इसी तरह 22 फीट पे भी है यानी कम होती जाएगी जितना जितना एग्जैक्टली जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे नंबर ऑफ प्लांट्स जो है पर एकड़ वो कम होते जाएंगे। यानी कि आइडियल जो है वो मैक्सिमम हम 193 लगा सकते हैं अगर हमारा प्लॉट अच्छा है। एग्जैक्टली 193 से यानी फिर 15 फीट से कम नहीं लगाना चाहिए और आइडियल इसकी जो है वो 18 फीट है। 18 फीट है, सही हो। बाकी हर फार्मर अपनी जगह के लिहाज से कि अगर उसकी जो ज़मीन है वो काबिल काश्त है, उसने जो ऑलिस के अंदर की ज़मीन है उसको इस्तेमाल करना है तो वो 20 बाई 20 भी लगा सकता है ताकि उसकी अंदर की ज़मीन इस्तेमाल होती रहे, क्योंकि ये लॉन्ग ड्यूरेशन है। इसमें 6 से 7 साल लगते हैं इसको कमर्शियल प्रोडक्शन पे आने पे। सही। तो जो अंदर की ज़मीन है अगर फार्मर उसको इस्तेमाल करेगा तो वो इसको 6-7 साल इसका ख़र्चा बर्दाश्त कर सकेगा। तो तब अगर करना है तो फिर आप उसको मैं रिकमेंड करूँगा कि 20 बाई 20 पे लगाएं ताकि उसके अंदर ट्रैक्टर की मूवमेंट या जो भी आपने मशीनरी चलानी है वो ईज़िली मूव कर सके। अच्छा, एक और चीज़, अभी थोड़ा सा हम पानी के ऊपर ही खड़े हैं कि पानी के साथ पानी जहाँ पर बारिश भी होती है सिर्फ क्योंकि हमारा नहरी इलाका नहीं है, क्योंकि बारानी इलाका है तो लाजमी बात है इसमें यहाँ पर बारिश। तो क्या बारिश का पानी ही काफ़ी रहता है कि या हमें कुएं का पानी है जैसे होते हैं ट्यूबवेल्स वगैरह या बोरिंग का, इस तरह उनको पानी को यहाँ पर रखना पड़ता है? बारिश का पानी फ़ायदा देगा, लेकिन जहाँ तक बात है कि काफ़ी होने की, काफ़ी नहीं है, हमें आर्टिफिशियल इरिगेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर आपका इरिगेशन का टाइम है, कल आपने इरिगेशन करनी है, रात को बारिश हो जाती है तो आप इरिगेशन नहीं करेंगे, सही, ठीक है। लेकिन अगर आपके नहीं हुई तो फिर आपने करनी है। यानी आर्टिफिशियल इरिगेशन मस्ट है फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन। सही। अब आगे बात सर जी, पानी भी आ गया, पौधे भी लग गए, हमने सब कुछ कर लिया, हमारा खाद का जो हमारी फर्टिलाइज़र, ठीक है, वो किस किस्म की दी जाती है, वो दी भी जाती है इसको, और क्या है वो, उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। पौधा लगाने से पहले जो लोग ऑर्चर्ड लगाते हैं या इंटरेस्टेड हैं कि जहाँ पे पौधा लगाया जाता है वहाँ पे गड़ा लगाया जाता है 3 बाई 3 फीट का, क्यूबिक फीट का, यानी 3 फुट गहरा गड़ा लगाया जाता है। उसकी जो मिट्टी है उसमें फिर ये गोबर की खाद, फार्म यार्ड मैन्योर जिसको कहते हैं, ये मिक्स की जाती है। उसमें जिप्सम मिक्स की जाती है, अगेन कि वो साइल की कंडीशन देख के कि इसमें कितना है, लेकिन गोबर की खाद हर सूरत में मिक्स करनी है, चाहे साइल किसी तरह की भी हो। सही, ठीक है ना। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आपको इसको कह सकते हैं, गोबर की साल हर सूरत में मिक्स करनी है, ठीक है। और ये जो आम व्हील बैरो होती है, रेडी होती है, एक गड़े के अंदर 1 रेडी कम से कम गली हुई खाद गोबर की वो लाजमी पौधा लगाने से पहले पौधा लगाना, ठीक है। और कितने दिन पहले, यानी कि उसको कितने दिन रखना भी होता है कि या इधर से हमने खाद डाली और उधर से मट्टी रख दें तो बेहतर है। लेकिन अगर आपका सीज़न नहीं है, टाइम पीक पे है, तो फ़ौरन भी पौधा लगा सकते हैं। अगर 1 आध महीना 2 महीने पहले आप ये प्रोसीजर मुकम्मल कर लेते हैं, अपने गड़े और खाद वगैरह डाल देते हैं, उसको 1 आध पानी लगा दें तो ये बहुत बेस्ट है। पौधा लगाने से 1-2 महीने पहले इसको रखेंगे तो वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से खाद उसमें ज़मीन में तैयार हो जाएगी। जैसे पौधा लगाएंगे वो उस पौधे को अवेलेबल होगी। ये तो बात होगी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की, ठीक है। फिर इसमें आप लोग केमिकल फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब फिर प्रोडक्शन 2 तरह की होती है कि एक ऑर्गेनिक होती है, यानी जिसमें आप किसी किस्म का कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करते, उसको ऑर्गेनिक कहते हैं, ठीक है। जिसमें आप लोग कोई केमिकल यूज़ कर लेते हैं, चाहे वो स्प्रे की शक्ल में या खाद की शक्ल में, वो फिर आ जाती है उसमें नॉन ऑर्गेनिक में, ठीक है, या केमिकल फर्टिलाइज़र या जो कुदरती ना हो, बिल्कुल। तो केमिकल फर्टिलाइज़र आप इसमें ऐड कर सकते हैं SSP 18% वाली जो है, सिंगल सुपर फास्फेट 18% वाली, वो ऐड की जा सकती है 1 गड़े के अंदर 2 kg के हिसाब से, ठीक है। कर दें तो बहुत बेस्ट है ये, क्योंकि ये भी इसी तरह कि 1 महीना 2 महीने पहले उसी के साथ जब आपने वो गोबर वगैरह मिक्स किया ना, ठीक है, उसी के साथ ये भी डालनी है, ये भी डाल देनी है, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होगा, SSP के अंदर फास्फोरस है, ठीक है। फास्फोरस का जो फंक्शन होता है वो किसी भी प्लांट्स की जो रूट सिस्टम है उसको वो स्ट्रॉन्ग करता है, उसकी कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, ताकि प्लांट अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से ज़मीन के अंदर
वो स्टेबल कर सके और अपनी खुराक ले सके। ठीक, ये फास्फोरस का जो है फंक्शन है। सही हो गया। सर एक और बात आपसे पूछना चाहूँगा कि वैसे आइडियल एक हाइट पौधे की कितनी होनी चाहिए? वैसे तो ये तकरीबन 49 फीट तक जाता है। एग्जैक्टली सही है, अगर लेकिन हम छोड़ देते हैं हाँ छोड़ देते हैं, आप उसकी केयर नहीं करते तो 49 फीट तक चला जाता है, उससे ज़्यादा भी चला जाता है। लेकिन अगर आप मुझे इतना बता दें कि एक फार्म है, इसमें फार्म में इसकी आइडियल हाइट कितनी होगी कि हमारे ताकि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा दे सके? जैसा कि हम लोगों ने तो फल प्रोड्यूस करना है और हमने उसको मैनेज करना है। जैसे कोई भी चीज़ कमर्शियल होती है तो उसमें फर्स्ट चीज़ मैनेजमेंट होती है। सही, हमने फर्स्ट जो देखना है मैनेजमेंट देखनी है कि हम प्लांट को किस हाइट तक मेंटेन कर सकते हैं। अब हम जब पाकिस्तान में हैं, ठीक है, तो देखेंगे कि हमारा क्योंकि सारा काम यहाँ पे वो मैनुअल है, ठीक है, हम हाथों से लेबर से वो काम करते हैं। कोई छोटी बहुत मशीन हो तो हम उससे कर लेते हैं काम, अदरवाइज़ सारा काम हाथ से ही होता है पाकिस्तान में। और अभी जैतून पे भी ऐसे ही हो रहा है, सिवाय एक आध कोई छोटी मोटी मशीन के अलावा जो फ्रूट तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है। सही, ठीक है, तो इसकी जो आइडियल हाइट है वो हम मेंटेन करेंगे 12 से 14 फीट तक। 12 से 14 फुट तक। 12 से 14 फीट तक, सही, ठीक है, वो हाइट मेंटेन करेंगे। और फिर इसको हाइट के अंदर जो प्लांट का स्ट्रक्चर होगा वो एक प्याला शक्ल का, अंदर से प्याला खुला होता है, बाहर से उसकी दीवारें होती हैं। तो प्लांट को भी वैसे ही करेंगे, अंदर से खुला रखेंगे, बाहर से इसके 4-5 जो है तने वो डेवलप कर लेंगे, उनके ऊपर फ्रूट आएगा। ठीक है, सही। इस प्याला शक्ल का क्या फ़ायदा होता है कि प्लांट के बाहर भी फ्रूट आता है और जो प्याले के अंदर वाली साइड होती है वहाँ पे भी लाइट और हवा प्रॉपर पड़ती है, तो अंदर वाली साइड पे भी फ्रूट आता भी है और उसके साथ प्रॉपर जो है उसकी फ्रूट राइपनिंग भी होती है। सही। तो यानी इसकी शक्ल जो शेप है प्लांट की वो इंतहाई ज़रूरी है। इसकी हाइट और इसकी शेप मेंटेन करना कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर शेप मेंटेन कैसे करेंगे, इसमें टेक्निक होती है एक प्रूनिंग टेक्निक। ठीक है, प्रूनिंग होती है जब आपका सर ये उर्दू में बता दीजिए प्रूनिंग, क्योंकि कुछ हमारे नाज़रीन ऐसे भी है जो शायद इंग्लिश को फॉलो ना कर जी पाए। बिल्कुल जी ठीक है। प्रूनिंग कहते हैं कि पौधे की जो काट छांट की जाती है। ठीक है, ठीक है, तो हमने पौधे को शुरू से ही लगते ही उसके 1-2 महीने बाद जो है उसकी काट छांट शुरू कर देनी है ताकि पौधा एक प्रॉपर शक्ल के अंदर चला जाए। अब वो शक्ल कैसे होगी कि हमने उसको सिंगल स्टेम लेके जाना है, पहले ज़मीन से 2 से 2.5 फीट तक वो सिंगल स्टेम होगा। ठीक है, उसके बाद सिंगल सतून, ठीक है, सिंगल साथ उसकी एक तना होगा, उसका एक ही तना होगा। उस तने के बाद जो है आप उसके ऊपर 4, 5 या 6 से ज़्यादा नहीं, 4 भी रख सकते हैं, 5, 6। ठीक है, वो शाखें डेवलप करेंगे और वो शाखें किस शक्ल में होंगी, प्याला शक्ल में, जैसे ऐसे लाइक दैट फूल होता है इस तरह, और इसके दरमियान में सेंटर जो है खाली है। अब बात आती है प्रूनिंग करने कब चाहिए। प्रूनिंग का जो टर्म मैं बता रहा हूँ काट छांट का, ये हमेशा उन प्लांट्स में की जाती है जो फ्रूट दे रहे होते हैं। अच्छा, फ्रूट से पहले वालों को नहीं करें? फ्रूट से पहले वालों की अगर करेंगे तो उसको टर्म वो प्रूनिंग में नहीं आएगा, उसको ट्रेनिंग में आएगा। अच्छा। यानी हम प्लांट को ट्रेन कर रहे हैं। अच्छा, किस तरफ लेके जाना है, किस तरफ लेके जा रहे हैं। ओके, ठीक है, अगर फ्रूट वाला प्लांट है तो उसकी काट छांट करेंगे, वो प्रूनिंग होगा। अगर फ्रूट से पहले है तो वो ट्रेनिंग होगा। सही, ठीक है, तो यानी हमने उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी है। जब वो फ्रूट पे आ जाएगा तो उसके बाद उसकी प्रूनिंग करनी है, और प्रूनिंग हर सूरत करनी है। अगर नहीं करेंगे तो इस ओलिस के अंदर एक फिनोमेना होता है, यानी इसका एक अमल होता है जिससे एक साल जैतून पे फल लगता है और दूसरे साल नहीं लगता, फिर तीसरे साल बहुत ज़्यादा लग जाएगा। जब बहुत ज़्यादा लगेगा तो पौधा वीक हो जाएगा, उसकी जितनी खुराक है वो सारी उससे ज़्यादा फल पे चली जाएगी ना, इस तरह चौथे साल फिर चला जाएगा ना, इस तरह करने से। तो प्रूनिंग मस्ट है, और ये करनी कब चाहिए, जो फ्रूट वाला है जब जैसे ही आप फ्रूट तोड़ेंगे, ठीक है, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीनों के अंदर ऑलमोस्ट जो है ना, ये पाकिस्तान के अंदर फ्रूट इसकी हार्वेस्टिंग हो जाती है डिफरेंट वो क्लाइमेट के हिसाब से, एरिया के हिसाब से। सही। जैसे ही फ्रूट तोड़ लें तो उसके फ़ौरन बाद आप इसकी प्रूनिंग कर दें। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि जिस एरिया में फ्रॉस्ट पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, ये कोरा जिसको कहते हैं, ठीक है, यानी जब ये पानी जम जाता है सर्दियों के अंदर ना, अच्छा, उसको कोरा कहते हैं, फ्रॉस्ट कहते हैं। तो वो कोरा पड़ने से पहले उसको काट लें, और काट के जहाँ से काटेंगे शाख वहाँ पे जो मुख्तलिफ मेडिसिन्स होती हैं वो लगा दें ताकि उसके अंदर कोई डिज़ीज़ या फंगस वगैरह इंटर ना हो सके। ठीक है, यानी फ्रूट हार्वेस्ट करने के फ़ौरन बाद आपने इसकी वो प्रूनिंग करनी है, प्रूनिंग लाजमी करनी है। अच्छा सर, एक और आपने अभी डिजीज़ की बात की है, तो एक पूरे साल के अंदर पौधे को कौन कौन सी डिजीज़ का ख़तरा हो सकता है हमारे एरिया में,
या किसी और के एरिया में भी अगर मैं देखूं तो ऐसा कोई जर्नल आप मुझे बता दें कि, और हमारे एरिया के लिए स्पेशल बताइएगा, क्योंकि चकवाल के इलाके से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कलाकार में मौजूद हैं तो इर्द गिर्द के जितने भी डिस्ट्रिक्ट मौजूद हैं तो उनमें भी, ताकि उन लोगों को भी पता चल सके। बाकी जितने फ्रूट्स हैं अगर उनको ऑलिव से कंपेयर किया जाए तो इसकी डिजीज़ और इंसेक्ट्स जो हैं बहुत कम है। अच्छा, इसके कम है, दूसरे फ्रूट्स की नज़र इसके कम हैं। सही। अब हैं जो वो कौन से हैं, इसमें सबसे जो ख़तरनाक डिज़ीज़ है उसको डिज़ीज़ भी कह लें और इंसेक्ट भी कह लें, दोनों वो कंबाइन होती हैं। वूली एफड, वूल से है रुई की तरह का, ठीक है ना। एफड एक कीड़े को कहते हैं, ठीक है। ये तेला जो जाला बनाता है। अच्छा, ठीक है। तो ये जैतून के पत्ते के ऊपर, शाख के ऊपर, फ्रूट का जहाँ पे लगा होता है तना उसके ऊपर, या जो नई शाखें निकल रही होती हैं वहाँ पे उसके पत्ते की बेस के साथ कीड़ा बैठता है और वहाँ पे जाला बना देता है। सही। ठीक है। अब अटैक इंसेक्ट का है, जाला बनाता है। सही। ठीक है। अब जाले का क्या होता है कि जहाँ पे जाला लगा होता है, बारिश होती है या वहाँ पे मतलब तने पे नीचे लाइट नहीं पड़ रही होती, सही, वो बंद हो जाता है, तो वहाँ पे फंगस डेवलप हो जाती है। ठीक है। जैसे ही फंगस डेवलप होती है तो प्लांट से खुराक लेना शुरू कर देती है। ठीक है। प्लांट को गला देती है वहाँ से। ठीक है। तो जो इसका प्लांट के अंदर खुराक बनने का सिस्टम होता है, फोटोसिंथेसिस जिसको कहते हैं, ठीक है, ज़ियाई तालीफ का जो अमल होता है जिसके थ्रू पौधे अपनी खुराक बनाते हैं, ठीक, जिस जगह पे वो जाला लगा होता है वहाँ पे वो अमल ख़त्म हो जाता है। जब वो अमल ख़त्म होता है तो वहाँ से प्लांट ड्राई होना शुरू हो जाता है, सूख जाता है। और अगर इसको कंट्रोल ना करें तो वो, मैं तो कहता हूँ कि अगर 2-4 दिन उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो पूरे आपके प्लांट को, अगर एक प्लांट पे है तो आपके पूरे ऑर्चिड को जो है वो इन्फेस्ट कर देगा, उसको हमला कर देगा, पूरा जितना भी आपने लगाया। और उसकी अगर प्रोडक्शन पे आपका है, फ्रूटिंग पे है, तो मैं नहीं समझता कि उसमें से आप कोई 10% भी फ्रूट ले सकें अगर आप इस डिज़ीज़ को कंट्रोल नहीं करेंगे। अब ये डिज़ीज़ आती कब है? जब जैतून के पत्ते नए निकल रहे होते हैं। सही। ठीक है। अब नए पत्ते कब निकलेंगे? जब आप उसको पानी लगाएंगे, खाद लगाएंगे। ठीक है। फ्लैशेस होती हैं इसमें, साल के अंदर 4-5 फ्लैशेस आती हैं इसमें। ठीक है। जैसे ही नए पत्ते निकलेंगे तो उसके साथ इसका हमला शुरू हो जाता है। लाजमी नहीं आए लेकिन आ जाता है। अगर आपको एक पौधे पे भी नज़र आ गया है ये वूली एफिड, फर्स्ट आप करेंगे क्या, उसकी जो ट्रीटमेंट है, इलाज है। ठीक है। जैसे ये शाख है, ठीक है, यहाँ पे जो है ना वो चिपकना शुरू हो जाएगा, ठीक है, पत्ते के साथ। तो इसको अगर यहाँ पे आपको नज़र आ गया है वो वूली एफिड वाइट, आपको जाला सा नज़र आ गया, आप फर्स्ट ऑफ ऑल बंदों को लगाएंगे, इस शाख को काट के एक शापर के अंदर डालते जाएंगे। ठीक है। आपके पास एक केमिकल होगा। ठीक है। जब आप कटर एक दफ़ा यूज़ कर लेंगे, कटर को दोबारा केमिकल से स्टरलाइज करेंगे। सही। फिर दूसरी शाख पे करेंगे, और शाख काट के शापर में डालते जाएंगे। ऑर्चिड के अंदर, ऑलिव ग्रुप के अंदर फेंकनी नहीं है। वो शाख जहाँ पे भी लगेगी ये इंसेक्ट उस पौधे पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है। और इसको ट्रीट करना इंतहाई ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप पूरी मेहनत करके भी एंड पे कुछ नहीं ले पाएंगे। इसके अलावा कोई और? इसके अलावा, ठीक है। तो अब इसके ट्रीटमेंट क्या है? डिफरेंट केमिकल मार्केट में अवेलेबल हैं। ठीक है। फिर वही बात आ जाती है कि केमिकल और ऑर्गेनिक, वो फार्मर पे डिपेंड करता है वो किस तरह की प्रोडक्शन लेना चाह रहा है। ऑर्गेनिक लेना चाह रहा है तो ऑर्गेनिक वो जो स्प्रे वगैरह हैं वो यूज़ कर ले। अगर ऑर्गेनिक नहीं लेना चाह रहा तो केमिकल जो है स्प्रे यूज़ कर ले। वो शॉप वाले भी उसको गाइड कर देंगे। बिल्कुल सही हो गया सर। अच्छा, इसके अलावा भी कोई बीमारी होती है कुछ और कोई इसके अलावा? एक तो आपने ये बताई, और कोई इसके अलावा? और ऐसा इसकी कोई बीमारी सिर्फ यही मतलब जो है इसके ऊपर हो सकता है। इंसेक्ट कोई आ सकते हैं जो इसके पत्ते होते हैं ना, उन पत्तों के नीचे जो है थ्रिप्स और माइट्स, यानी बिल्कुल छोटे छोटे कीड़े होते हैं जी जी, जो बाज अगर कोई एक्सपर्ट नहीं है तो उसको नज़र भी नहीं आते और वो वहाँ पे हमला कर रहे होते हैं। तो वो शुरुआत में कोई ऐसा कोई स्प्रे वगैरह कर दो, जैसे कर सकते हैं, स्प्रे वगैरह कर सकते हैं। कोई भी जर्नल अगर आप किसी भी शॉप पे आप जाए तो के तौर पे स्प्रे कर सकते हैं ताकि वो आए ही ना, लेकिन अगर आ जाए तो उसके बाद आप पूरे ऑर्चिड पे स्प्रे करेंगे। थ्रिप्स और माइट्स वगैरह बिल्कुल छोटे छोटे कीड़े होते हैं तो ये इस पे हमला कर देते हैं। सही। अच्छा सर, आपसे एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि प्लांट की उम्र कितनी होती है इसकी? मैं एक कितना अरसे तक ये फल दे सकता है, कितने अरसे तक इसकी एज होती है? एक अगर मैं बाग लगाता हूँ उसमें कितने अरसे तक? जैसे कि स्टार्ट में मैंने इसको बताया था कि इसका ड्यूरेशन लॉन्ग होता है फ्रूट देने का भी, 6 से 7 साल मैंने बताया था। तो दूसरे फ्रूट को अगर देखा तो उनकी जो है प्रोडक्शन जल्दी आ जाती है, दूसरे साल तीसरे साल तो लाजमी आ जाती है हर फ्रूट की, या चौथे साल मैक्सिमम हर फ्रूट। तो इसकी 6 से 7वें साल आ रही है, यानी स्टार्ट से ही ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है। जैसे ये स्टार्ट से ज़्यादा टाइम ले रहा है तो इसकी जो उम्र है या फ्रूट देने की लाइफ है
वो बहुत ज़्यादा है, 100 साल से भी ज़्यादा। अगर आप इसको अच्छी तरह मैनेज करते रहेंगे, जिस तरह मैंने वो बताया है, काट छांट करते रहेंगे, इसको प्रॉपर पानी देते रहेंगे, इसकी खुराक पूरी करती रहेंगे। तकरीबन 2 नस्लें। एग्जैक्टली नाज़रीन 2 नस्लें, यानी कि आपने ये कम है, इससे भी ज़्यादा जा सकता अच्छा, इससे ज़्यादा भी जा सकता है। ज़्यादा भी जा वैसे तो मैंने मैक्सिमम 2000 तक वैसे सुना हुआ है, लेकिन जैसे कि एवरेज अगर आप देखें तो 100, अगर आपका कम से कम भी अगर देखें तो 100 साल तक इसकी प्रोडक्शन मिल सकती है। और 7 साल मैक्सिमम आपने वेट करना है, उसके बाद 93 ईयर्स आपके अगले आपको ये हर साल फल देता रहेगा। शायद साहब थोड़ा सा बताऊं कि 7 साल मैंने बताया है कि मैक्सिमम इसके पीरियड 7 से 8 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन मैनेजमेंट। अच्छा, यानी कि ये मैनेजमेंट। हाँ, लेकिन 7 से ये 5 भी हो सकता है। अच्छा, यानी कि अगर अच्छी करेंगे तो कम के पूरे, ये आप पे डिपेंड करता है कि कितनी मेहनत करते हैं। लेकिन वैसे मैं एवरेज अगर आपको देखा जाए तो 7 ईयर्स, ठीक है जी। अच्छा, 1 एकड़ में कितना फार्मर कमा सकता है टोटल आपका, यानी कि उसकी कितनी प्रोडक्शन में वो कितनी कमाई हो जाती है? 7 से 8 साल जैसे अगर उसने पहले किया जो कमर्शियल प्रोडक्शन आ रही है उसने अच्छा मैनेज कर लिया है। 7वें साल जो उसका फ्रूट है, अगर मैनेज उसने किया है तो 30 kg पर प्लांट उसकी प्रोडक्शन आनी चाहिए। ठीक, 30 kg पर प्लांट। ठीक है। अगर 15 बाई 15 15 फीट पे उसने लगाया हो तो 193 प्लांट आते हैं एकड़ के अंदर। ऑलमोस्ट 2000 वो बन्ने वगैरह लगा के फार्मर 200 प्लांट जो है पर एकड़ वो पूरे कर लेगा। सही, ठीक है। तो 30 kg एक प्लांट के ऊपर तो 200 प्लांट हैं, इसको मल्टीप्लाई करें। और आजकल का जो रेट है मार्केट का वो 100 रुपीज़ पर kg सेल हो रहा है फार्म के ऊपर। आप फ्रूट तोड़ के रखेंगे, एक दिन पहले बंदे से बात करेंगे, डिफरेंट मौजूद हैं बंदे मार्केट के अंदर जो ऑलेज फ्रूट को उठाते हैं, तो वो आपका फ्रूट उठा के ले जाएंगे 100 रुपीज़ पर, यानी कि एक प्लांट के से 3000 रुपये का 3000 रुपये के फ्रूट जो है ना, ग्रॉस जो प्रॉफिट है वो ग्रॉस इनकम हासिल होगी। और तकरीबन अगर 200 करूँ तो ये तकरीबन 6 लाख के करीब हमारा एवरेज उसके। और कॉस्ट इसकी यानी कि ऊपर जितना अखराजात कितने होते हैं? प्रोडक्शन कास्ट एक ईयर की अगर मैं देखूँ तो प्रोडक्शन कास्ट जब बात होती है शायद साहब, तो उसमें फिर एरिया इन्वॉल्व होता है कि आपका एरिया कम है तो उसकी प्रोडक्शन कास्ट या इनपुट कास्ट होती है वो ज़्यादा होती है। सही, एरिया ज़्यादा है तो वही प्रोडक्शन कास्ट कम होती जाएगी। हम एवरेज 1 एकड़ को लेके चलते हैं। 1 एकड़ को लेके चलेंगे तो इसकी अगर सिर्फ इसकी फर्टिलाइज़र या इरीगेशन और केमिकल को देखें तो ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई 15-18 हज़ार से ज़्यादा हो। 15 से 18 हज़ार रुपये पर एकड़ के ऊपर, पर एकड़ पर ईयर 1 साल। नाजरीन ये मैक्सिमम है, यानी कि तकरीबन आपके 5,80,000 या 5,70,000। नहीं, फिर इसमें आपकी मैन पावर की भी होगी ना। हाँ, ठीक है। आप सारी चीजें मैन करने के लिए अगर टोटल मैं अगर करूं तो अप्रोक्सीमेटली अगर आपका 1 लाख रुपए खर्चा कर लें या 1 लाख से ज्यादा कर लूं, 125-30 तो 470 के करीब अगर आप फिर भी आपका अप्रोक्सीमेटली आपकी सेविंग हो रही है पर एकड़ के ऊपर। आपके जितने एकड़ बढ़ाएंगे तो ये कब होगी? जब आप उसको मैनेज करके लेके जाएंगे। अगर लगा के छोड़ देंगे कि ये तो हो जाता है, फिर नहीं होगी। ये तो हाँ, वो तो पहले हम कह रहे हैं कि मैनेज जो है ना वो लाभ। अच्छा सर, सेल के लिए हम लोगों का ये सबसे बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आखिरी जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन में, कि देखिए गंदम हम सेल करने जाते हैं तो गला मंडी में सेल कर देते हैं, मूंगफली जो है वो सेल करते हैं हम लोग वहाँ पर गला मंडी में सेल करते हैं। ठीक है। ऑलिव के लिए कहाँ पे है कि जी कि ये कहाँ सेल होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और मेरे माइंड में भी वो एक जो है ना वो आई ये चीज़ कि हाँ वाकई यार ये तो चीज़ है। ठीक है। तो जिस तरह बाकी फ्रूट्स या जो एग्रोनॉमिक प्रोडक्ट्स हैं, ये चावल है, गंदम है या दूसरी दालें कोई भी है, तो उनके लिए मार्केट्स अवेलेबल हैं, मंडियाँ अवेलेबल हैं, वहाँ पे फ्रूट को ले जाएं तो आपका सेल हो जाएगा। लेकिन ऑलिव्स की एज सच अभी इस तरह की कोई मंडी डेवलप नहीं हुई है। उसकी वजह क्या है कि एक तो ये न्यू है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है, दूसरा अभी लोगों की अवेयरनेस नहीं है, सही, इसके यूज़ का नहीं पता लोगों को, सही, ठीक है। चंद एक लोग इन्वॉल्व हैं जो इन्वेस्टर टाइप हैं, मतलब वो इसको ले लेते हैं और आगे इसकी डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं वो बनाते हैं या ऑयल निकाल के फिर उसको मार्केट में या लोकल सोर्सेज के थ्रू सेल कर देते हैं। लेकिन एज सच इसकी कोई मार्केट प्लेस नहीं है जो कि होनी चाहिए। सही। नाज़रीन, ये सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसकी मार्केट में अभी बहुत स्कोप है। आप सेलिंग पॉइंट्स बना सकते हो, आड़त का जिस तरह काम हो रहा है वो इसको ख़रीदने के लिए परचेज़र बन सकते हो, एक्सपोर्टर बन सकते हो, इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसको जहाँ का जितना भी ऑलिव है आप बाहर भी बेच सकते हो, फैक्ट्रीज लगा सकते हो,
अचार की, जैम्स की, ऑलिव ऑयल्स के लिए लादा फैक्ट्रीज लगा सकते हो आप। ऑलिव ऑयल खुद प्रोड्यूस, ऑलिव ऑयल एक्सट्रैक्शन यूनिट जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि अभी गवर्नमेंट सेक्टर में जो है 2-3 यूनिट पूरे मुल्क में काम कर रहे हैं। एक इधर चकवाल में है, एक इस्लामाबाद में है और एक पेशावर में है। 3 यूनिट। देखिए उज़ैर साहब ने जैसे बताया कि अभी यहाँ पर सिर्फ 3 है और मज़ीद की ज़रूरत है, तो आप लोग यहाँ पर इसमें काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट करके लोगों को जॉब्स भी दिलवा सकते हो और ख़ुद भी अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हो। फार्म्स लगाएं, अपनी प्रोडक्शन करें, तो ये चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगी। थैंक यू सो मच उज़ैर साहब, आपने बहुत टाइम दिया हमें और काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेशंस दी। बहुत शुक्रिया। ऑलिव के बारे में मज़ीद अगर मेरे नाजरीन को चाहिए होंगी तो मैं एक दफ़ा फिर आपको तकलीफ दूंगा और ऑलिव के बारे में मज़ीद हम आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, सो नाइस सर।